कभी सोचा है, अगर हम हर चीज को उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से तक तोड़ दें तो हमें आखिर मिलेगा क्या? और वो चीजें आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? आज हम उसी गोंद की पड़ताल कर रहे हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़े रखता है, एटम्स के बीच के वो शक्तिशाली गठबंधन। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? मतलब हम एक ग्लास पानी को देखते हैं, एक सख्त हीरे को और हमारी अपनी बॉडी को, और ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। लेकिन असल में इन सब के पीछे रूल्स का एक ही सेट काम कर रहा है। और वो राज इस बात में छिपा है कि एटम्स एक दूसरे के साथ पेश कैसे आते हैं। इसको ऐसे समझिए, हम सब अपनी जिंदगी में एक तरह का बैलेंस, एक तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना? बस एटम्स भी बिल्कुल यही चाहते हैं। वो एक ऐसी आरामदायक सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं जहां उन्हें ज्यादा एनर्जी ना खर्च करनी पड़े। और यही एक मकसद, स्टेबिलिटी की तलाश, लगभग हर उस केमिकल रिएक्शन के पीछे है जिसे हम जानते हैं। तो सवाल ये है कि वो इसे हासिल कैसे करते हैं? तो स्टेबिलिटी पाने का पहला तरीका थोड़ा बिजनेस जैसा है। सब कुछ देने और लेने का खेल है। केमिस्ट इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, लेकिन हम इसे एटम्स के बीच का एक पक्का सौदा मान सकते हैं। तो जरा सोचिए, आपके पास एक एटम है जिसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जो उसे असल में नहीं चाहिए। ये आमतौर पर एक मेटल होता है। और पास में ही एक और एटम है जिसे एक और इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। ये है एक नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब मेटल कहता है, ये लो, तुम इसे रख लो। ये एक सीधा साधा डोनेशन है, कोई पार्टनरशिप नहीं। अच्छा, तो ये होता कैसे है? इसे एक हैंडशेक की तरह सोचिए। स्टेप 1, एक मेटल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 2, एक नॉन मेटल एटम उस इलेक्ट्रॉन को लपक लेता है और उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को चुंबक की तरह खींचते हैं। और बस यही खिंचाव आयोनिक बॉन्ड है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तो हमारे किचन में ही है, टेबल सॉल्ट। सोडियम यानी Na अपना अकेला बाहरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यानी Cl को दे देता है और बस सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव। वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वही क्रिस्टल बनाते हैं जिसे हम अपने खाने पर छिड़कते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन देना ही ना चाहे? या क्या हो अगर दोनों एटम्स को स्टेबिलिटी के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो? खैर, तब वो करते हैं सहयोग। ये देने लेने का मामला नहीं है, ये है शेयरिंग का मामला। तो चलिए सहसंयोजक बंधनों यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स की दुनिया में चलते हैं। यहाँ कीवर्ड है शेयरिंग। आयोनिक बॉन्ड कैसा था? एक वन टाइम डील जैसा। कोवेलेंट बॉन्ड एक जॉइंट बैंक अकाउंट जैसा है। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ पूल करते हैं ताकि दोनों को लगे कि उनके पास एक पूरा सेट है। तो ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है? दो नॉन मेटल एटम एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं। ये जो शेयर किया हुआ पुल है, ये दोनों एटम्स को एक साथ पकड़ कर रखता है, जिससे एक अलग यूनिट बनती है जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसका सबसे सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन एटम्स, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब दोनों एटम्स को महसूस होता है कि उनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो रणनीतियां हैं, देना लेना बनाम शेयर करना। तो बड़ा सवाल ये है, सो व्हाट? क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। एक एटम दूसरे से कैसे जुड़ता है, ये उसके बिहेवियर और दुनिया में उसकी भूमिका के बारे में लगभग सब कुछ तय कर देता है। सबसे पहला फर्क तो इनके स्ट्रक्चर में ही दिख जाता है। आयनिक कंपाउंड्स एक विशाल ऑर्गेनाइज्ड भीड़ की तरह होते हैं। एक क्रिस्टल लैटिस की कल्पना कीजिए जहां हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है। कोई अलग नमक का मॉलिक्यूल नहीं होता। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स दोस्तों के छोटे छोटे ग्रुप्स की तरह होते हैं, अलग आज़ाद मॉलिक्यूल्स जैसे पानी H2O। और इसी स्ट्रक्चर के फर्क का सीधा असर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर पड़ता है। आयनिक लैटिस में हर तरफ से मजबूत खिंचाव होता है, इसलिए उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और इसीलिए वह सख्त लेकिन नाजुक होते हैं। दूसरी तरफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का खिंचाव काफी कमजोर होता है, इसलिए उन्हें अलग करना आसान है, जिससे उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। और
यही कहानी इनकी घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी के साथ भी है। आयनिक कंपाउंड्स पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे होते हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स अलग-अलग आयंस को घेर कर उन्हें अलग कर सकते हैं। वहीं कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिनमें अक्सर कोई मजबूत चार्ज नहीं होता, वो तेल जैसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करते हैं। ये केमिस्ट्री का क्लासिक नियम है, जैसा है वैसों में घुलता है। अब यहाँ आता है एक बहुत बड़ा फर्क, बिजली कंडक्ट करना। ठोस हालत में दोनों में से कोई भी बिजली कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप एक आयोनिक कंपाउंड को पिघलाते हैं या पानी में घोलते हैं, वो अचानक बिजली का एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों है? सारा खेल चार्ज के बहने का है। बिजली कंडक्ट करने के लिए चार्ज वाले पार्टिकल्स को घूमने फिरने के लिए आज़ाद होना चाहिए। जब एक आयनिक कंपाउंड पिघलता है या घुल जाता है, तो उसके आयन्स अपने सख्त लैटिस से आज़ाद हो जाते हैं और घूमने के लिए फ्री होते हैं। यही घूमने वाले आयन्स इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स में तो कोई फ्री आयन्स होते ही नहीं, तो उनके पास चार्ज ले जाने का कोई जरिया ही नहीं है। तो अब जब हमने ये साफ सुथरे नियम बना लिए हैं, तो चलिए चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और यहीं पर केमिस्ट्री असली मज़ेदार हो जाती है। पहले ज़रा कोवैलेंट साइड के कुछ असली रॉक स्टार्स से मिलते हैं। हीरा ले लीजिए। ये एक कोवैलेंट नेटवर्क है, लेकिन ये दुनिया के सबसे सख्त चीज़ों में से एक है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड जैसी खासियत लगती है। फिर है ग्रेफाइट, वो भी कार्बन है, जो कोवैलेंट होते हुए भी बिजली कंडक्ट करता है, जबकि हमने तो सोचा था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में घुलते ही आयंस में टूट जाती है। इन कंपाउंड्स को लगता है रूल्स वाला मेमो मिला ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स ही रूल्स तोड़ते हैं। कुछ कंपाउंड्स तो दोनों दुनिया में एक एक पैर रखते हैं। अमोनियम क्लोराइड को देखिए। ओवरऑल ये आयोनिक है, लेकिन अगर आप अमोनियम आयन के अंदर जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कुदरत को साफ सुथरे बक्सों में रहना पसंद नहीं है। तो इन दो बेसिक बॉन्ड्स, आयोनिक और कोवेलेंट, से हमें क्या बड़ी पिक्चर समझ आती है। ये सिर्फ केमिस्ट्री क्लास के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये उस दुनिया को बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये सबसे बुनियादी फर्क है। आयोनिक का मतलब है आयंस का एक लैटिस, कोवेलेंट का मतलब है अलग अलग मॉलिक्यूल्स, और ये एक फर्क लगभग हर दूसरी प्रॉपर्टी को तय कर देता है। और यहाँ एक फटाफट रिवीजन के लिए सब कुछ एक साथ है। आयोनिक, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, आयन्स का बनना, हाई मेल्टिंग पॉइंट और पिघलने पर बिजली कंडक्ट करना। कोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, मॉलिक्यूल्स का बनना, लो मेल्टिंग पॉइंट और खराब कंडक्टिविटी। दो बिल्कुल अलग रणनीतियां, दो बिल्कुल अलग नतीजे। तो आखिर में ये कमाल की बातें हैं ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के सिर्फ दो सिंपल तरीके, देना और शेयर करना, हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज़ की इतनी ज़बरदस्त वैरायटी पैदा करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है एटम्स को एक साथ रखने के और कौन कौन से अनोखे और खूबसूरत तरीके प्रकृति ने अपने पिटारे में छिपा रखे हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।